हम लोग का अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम। ये इस चैप्टर का आप यही जानिए कि लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी रहता है, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम्स हो या फिर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन काफ़ी बड़ा है चैप्टर का, बहुत आई थिंक 20% पार्ट कंटेन करता है। तो ये अभी मत समझिए कि ये तुरंत ख़त्म होने जा रहा है, बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो गॉस थ्योरम तक पहुंचने के लिए, गॉस थ्योरम को समझने के लिए दो टर्म आपको पहले समझना पड़ेगा, जिसमें से एक टर्म है सॉलिड एंगल और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब ये दो टर्म आप समझ लेंगे तब फिर गॉस थ्योरम तक हम लोग जा सकेंगे। तो इसलिए पहले सॉलिड एंगल को बढ़िया से समझिए। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट कई जगह पे यूज़फुल है, ये केवल गॉस थ्योरम की बात नहीं है, आगे भी जहाँ तहाँ ये यूज़ होता रहेगा। इसलिए सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को ढंग से देखिए। अभी तक आप जो भी पढ़े हैं अपने बचपन से, उसमें एक चीज़ आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या कि कोई भी लाइन है या कोई भी कर्व है, उसको किसी पॉइंट पे मिला दिए तो जो एंगल बना रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा कर्व है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके दोनों एंड को मिला दिए हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। इसी एंगल को क्या नाम देते हैं? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को निकालने का तरीका आप बहुत पहले से उम्मीद है जान रहे होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं तो जो टर्म आता है इसको क्या नाम देते हैं? प्लेन एंगल। जैसे इसी फिगर में ये आर्क लेंथ L है और इसका रेडियस आर्क है, तो आर्क बाय रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और दूसरा चीज़ प्लेन एंगल के बारे में कि प्लेन एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई से बड़ा प्लेन एंगल हो ही नहीं सकता है। प्लेन एंगल जब भी बात होगा तो ये अधिक, जैसे आप जब भी सर्किल बनाते हैं तो सेंटर पे ये कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। तो प्लेन एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच हो सकता है। तो ये पुराना चीज़ है, चूँकि सॉलिड एंगल आप नया चीज़ पढ़ेंगे, उससे पहले एंगल का बेसिक कंसेप्ट प्लेन एंगल। इसका कोई इसका यूनिट आमतौर पर वैसे रेडियन कह देते हैं, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है, चूँकि आर्क भी अपने आप में एक लेंथ है और रेडियस भी अपने आप में लेंथ है। लेंथ बाय लेंथ कोई डायमेंशन नहीं होगा किसके लिए? प्लेन एंगल के लिए। दूसरा है सॉलिड एंगल। ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस है। ये एक सरफेस है, कोई भी किसी भी तरह का एक सरफेस, फिलहाल तो एक डिस्क के जैसा सरफेस है। उसके बाहर का जितना भी पॉइंट है सबको ले जाके मान लो ये पी पॉइंट पे मिला दिया है। जितना भी पेरिफ्री पे जो पॉइंट्स है सारा पॉइंट को पी पे ले जाके मिला दिया। तो ये यहाँ पर कुछ एंगल सबटेंड करेगा। सारा पॉइंट मिला दिए तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सर्किल टाइप का चीज़ आपका बन रहा है, कुछ एंगल बनाएगा। इसी को प्लेन एंगल कहते हैं। इसका सिंबल ओम है, ये साइन प्लेन एंगल के लिए है, ओम। तो ये प्लेन एंगल का सिंबल है, ये लिख रहे हैं, मतलब प्लेन एंगल लिख रहे हैं। आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला जानना है। फार्मूला क्या है? डेल्टा एस, जहाँ डेल्टा एस ये क्या है? ये सरफेस है। और आर क्या है? उस जिस पॉइंट पे आपको सॉलिड एंगल निकालना है उससे इस सरफेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। तो जब भी सिमेट्रिकल सरफेस आप देख रहे हैं, ये पूरे चीज़ को मिला दिए तो एक कोन, CONE, कोन, अंग्रेजी वाला कोन, हिंदी वाला कोन नहीं, CO, कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हो रहा है। कोन के जैसा एक संरचना बन रहा है, शंकु के जैसा संरचना बन रहा है। तो ये सॉलिड एंगल को निकालने का तरीका हुआ सिंपल केस में। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सरफेस मान लो थोड़ा सा टिल्ट कर दिए हैं, झुका दिए हैं, और उसी पॉइंट P पर हम लोग को फिर से सॉलिड एंगल निकालना है, तो फिर से पेरिफेरी के सारा पॉइंट को मिला है वैसे ही, लेकिन इस बार सिमेट्रिक नहीं है। आपको जैसा इसमें सिमेट्री नज़र आ रहा होगा वैसा सिमेट्री इसमें नहीं है, लेकिन सॉलिड एंगल यहाँ भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ जरा फिगर पे बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको फिगर से ही समझ रहा है। आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि सॉलिड एंगल डिफाइंड कीजिए, ये वो। सॉलिड एंगल एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है ना, जो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो एक तरह का ये आपके पास टूल है, ठीक है। तो इससे आप सीधा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल काम आएगा गॉस थ्योरम समझने और कई और दूसरे चीज़ में, इसलिए इस कंसेप्ट को समझिए। अब मान लीजिए ये सरफेस को हल्का सा झुका दिए हैं, ये मिडिल पॉइंट है सरफेस का, फिर इसको मिलाएं, लेकिन इस बार ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है ये सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं।
सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से कंटिन्यूस इसको आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये वो पॉइंट है जहाँ सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, ये सरफेस का मिड पॉइंट आप मान सकते हैं। दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ गए और ये सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो डेल्टा एस बराबर जब डिफाइंड करते हैं ऐसी स्थिति में, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आर ये डिस्टेंस जो आपको फिगर में दिख रहा होगा, डेल्टा एस ये सरफेस का एरिया फिर से है, कॉस थीटा ये थीटा, और आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये जनरल फार्मूला है। अभी आप देखेंगे इसी फार्मूला से यहाँ हम लोग कैसे पहुँच जाएंगे। स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, ये जनरल केस है, जनरल केस है, ये हर जगह काम आएगा। कभी भी आप इससे सोच सकते हैं, ये तो स्पेशल के भाई एकदम सिमेट्री हो सिचुएशन में। अब देखिए सॉलिड एंगल या कोई भी सरफेस जो भी कोई एरिया होता है, एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यही सरफेस है जिसको ऐसे बनाए हैं, इसको आप जब रिजॉल्व कीजिएगा तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा। मतलब आप ये जो चीज़ है इसको एक बार ऐसे घुमा देते हैं, एक बार ऐसे घुमा देते हैं। ये जो सरफेस है अभी ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, इसका एक कंपोनेंट हम लोग ऐसे ले रहे हैं और एक कंपोनेंट ऐसे ले रहे हैं। तो ये कंपोनेंट जो आएगा ये डेल्टा एस कॉस थीटा होगा। रिपीट कर रहे हैं, सरफेस, मेरे हाथ को देखिए, सरफेस ऐसा है जिसका एक कंपोनेंट, एक टुकड़ा ऐसा होगा ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा। तो ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, इसका ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है डेल्टा एस कॉस थीटा और ये कंपोनेंट है डेल्टा एस साइन थीटा। तो इसलिए हम लोग का ये कंपोनेंट के चलते कोई सॉलिड एंगल कभी नहीं बनता है। कहिएगा कैसे नहीं बनता है, तो अभी आपके सामने एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक फिगर देखिए। मान लीजिए ये मेरा कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर कोई कोन CON शंकु नहीं बन पाएगा, CON कोन नहीं बन पाएगा। यहाँ प्लेन एंगल बन सकता है, लेकिन ये सरफेस जैसे यहाँ लीजिएगा तो आपका एक सॉलिड एंगल बनेगा, यहाँ पर सॉलिड एंगल बनेगा, इधर भी लीजिएगा तो सॉलिड एंगल बनेगा। लेकिन जो प्लेन है आपका, जो सतह है आपका, उसी के सिद्ध में अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं, उसी प्लेन के पैरेलल कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो वहाँ कभी सॉलिड एंगल नहीं बनेगा। तो ये जो मेरा सरफेस है, इस सरफेस का दो टुकड़ा होगा। एक टुकड़ा ये होगा कॉस थीटा वाला पार्ट, और ये टुकड़ा, एक टुकड़ा ये होगा साइन थीटा वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कोई भी सॉलिड एंगल नहीं बना पाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पे लेंगे तो ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा। तो इसलिए डेल्टा एस कॉस थीटा, आप यही समझिए कि इसको अगर ऐसे करके ये जो सरफेस है इसको ऐसे झुका दीजिएगा, इस सरफेस को लिए आप ऐसे झुका, इसको ऐसे करके सीधा कर दिएगा तो कुछ इस तरह का सरफेस तैयार हो जाएगा, ऐसा सरफेस तैयार हो जाएगा। तो ये जो ये जो कंपोनेंट हुआ है कॉस थीटा वाला हुआ है, यहाँ साइन थीटा वाला कोई टुकड़ा है ही नहीं, तो सिंपली डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर दो टुकड़ा करना पड़ा, दो कंपोनेंट लेना पड़ा, कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। इसके चलते कोई सॉलिड एंगल नहीं, जो भी सॉलिड एंगल बनेगा इस वाले पार्ट के चलते बनेगा। तो जनरल है, आप देख सकते हैं। जब इसको ऐसे करके आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको ऐसे, ये देखिए, ये इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दे तो ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक सिद्ध में हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। थीटा का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। इस सिचुएशन में यही है। आप अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हैं और इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों सेम लाइन होगा, तो दोनों के बीच का एंगल, यहाँ इसको आगे बढ़ाएं और परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसलिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो सिंपली डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, और यहाँ डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जनरल केस है, ये याद रखना है आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ और दो छोटा छोटा बात सॉलिड एंगल के बारे में याद रखिएगा। देखिए अभी यहाँ पर मेरे पास एक हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर के चलते इस पॉइंट पे हम लोग कोई सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं, तो इसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे, इसके सारे पेरिफ्री वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ सॉलिड एंगल कुछ मिलेगा। अब इसको और थोड़ा बंद कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले बंद किए थे, इस जगह बंद था, अब थोड़ा और आगे बढ़ा के सरफेस, मतलब धीरे धीरे करके ये हेमीस्फीयर को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ सॉलिड एंगल बना। जब इसको पूरा बंद कर दीजिएगा, धीरे धीरे करके जब ये पूरा बंद हो जाएगा और इस पॉइंट पे आप सॉलिड एंगल निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, कोई यहाँ पे कोण बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ये एक नोट के तौर पे याद रखिएगा कि सॉलिड एंगल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहरी बिंदु पे, ड्यू टू क्लोज सरफेस, ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के चलते बाहरी पॉइंट पर सॉलिड एंगल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। जहाँ सरफेस क्लोज हुआ बाहर के पॉइंट पे सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
और उसी तरह से अगर सरफेस आपका क्लोज्ड है, सरफेस अगर आपका बंद है और अंदर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल लेना चाहते हैं, अंदर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल, तो कैसे? तो जनरल फार्मूला क्या है हम लोग का? डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। डेल्टा एस मतलब क्या? सरफेस एरिया। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस आर है तो बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया तो ये कितना आ गया? 4 पाई। तो इसलिए अगर सरफेस पूरा बंद हो जाता है तो सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या हो जाता है? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल एट एनी इंटरनल पॉइंट ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस इज 4 पाई। तो अंदर के पॉइंट पे सॉलिड एंगल का वैल्यू 4 पाई, बाहर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल का वैल्यू 0। कब? अगर सरफेस पूरा क्लोज्ड है। याद रखेंगे।